चलो, सो कल अपन क्या पढ़ रहे थे बताओ चिट्टू? कल हम पढ़ रहे थे कि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने देख लिया था कि अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो नॉर्मली कंजर्वेटिव होता है, जब तक कि वो एनर्जी को खर्च ना करने वाला हो। ठीक है। दूसरा टाइप हमने देख लिया था कि अगर फोर्स का एक्स कंपोनेंट सिर्फ एक्स पे डिपेंड करे और वाई कंपोनेंट किस पर डिपेंड करे, वाई पर, जेड कंपोनेंट किस पर डिपेंड करे, जेड पे, तो वो फोर्स भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तीसरा, अगर फोर्स परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म में है तो वो फोर्स भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। हेडिंग पे मत जाओ, है ना, एग्जाम्पल्स मैं बाद में कराऊंगा। पहले हम देखते हैं परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म क्या होती है। ठीक है जी, परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म। परफेक्ट, पार्शियल दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। मान लो तुम्हारा फोर्स कुछ इस तरह का है, F इज इक्वल टू, लेट्स से तुम्हारा फोर्स है ओके ओके देखो जी, ठीक है। इसमें बताओ क्या फोर्स का एक्स कंपोनेंट सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? बताओ, किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये? वाई पर भी कर रहा है, जेड पे भी कर रहा है। वाई कंपोनेंट वो भी तीनों पे कर रहा है, और जेड कंपोनेंट वो भी तीनों पे कर रहा है, मतलब जेड के अलावा बाकी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए क्या कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है? ये कंजर्वेटिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स कंपोनेंट एक्स पे डिपेंड करे, वाई कंपोनेंट वाई पे डिपेंड करे, जेड कंपोनेंट जेड पे डिपेंड करे तो कंजर्वेटिव होता है। अगर ऐसा नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो नॉन कंजर्वेटिव हो। इसकी एक स्पेशल फॉर्म और होती है, परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म, उसको और चेक करेंगे कि क्या कभी ये उस फॉर्म का तो नहीं है। यस और नो चिंटूस? तो हम इसको राइट अवे नहीं कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। हम इसको कैसे चेक करते हैं परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल? वो हम इसको ऐसे चेक करते हैं, एक्स कंपोनेंट का अलग से इंटीग्रेशन करो, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। वाई कंपोनेंट का अलग से इंटीग्रेशन करो, एफ वाई डी वाई, और जेड कंपोनेंट का अलग से इंटीग्रेशन करो, बोलो एफ जेड डी जेड। ठीक है जी। और ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसमें मैं डी वर्ड यूज ना करके क्या यूज कर रहा हूं? देखो तुम, डेल, मतलब पार्शियल इंटीग्रेट करना। और पार्शियल का मतलब मैंने बताया था, बोलो क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सब को हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। उसको छोड़ के बाकी सबको हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर ये तीनों इंटीग्रेशन इक्वल आ गई, अगर ये तीनों इंटीग्रेशन इक्वल आ गए, इसका मतलब ये परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म में है। समझ में आया? पहले तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? पहचान परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म। कैसे पहचानते हैं? अगर ये तीनों इंटीग्रेशन इक्वल हो गई, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, तो हम कहेंगे कि तुम्हारा जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों होगा वो अभी समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले तो ये समझो कि ये कंजर्वेटिव है। अगर ये तीनों इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है चिंटू? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसमें करके देखो, तीनों इंटीग्रेशन सेम आ रहे हैं, चेक करो। एफ एक्स हमारा बोलो क्या है? 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। इसका इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो y और z क्या हो जाएंगे हमारे? कांस्टेंट। 18 भी क्या है? कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर जेड तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? तुम क्या कहोगे बोलो? अरे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3। अरे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एन कितना इस केस में? 2, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3।
तो देखो क्या आ गया हमारा 6x³ y² z। बहुत अच्छी बात है। IY निकालो इस पर्टिकुलर के लिए। FY बताओ क्या है हमारा 12x³ y z। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे y। फिर से y को छोड़ के बाकी सबको क्या मानेंगे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसको भी कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो 12x³ ये तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया सिर्फ y। y का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, बोल नहीं रहे यार तुम लोग, y²/2। तो फिर से देखो क्या आ गया 6x³ y²z। अब z कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करो। z कंपोनेंट हमारा बोलो क्या है 6x³ y² dz। तुम ध्यान से देखोगे ये तो सारा ही कांस्टेंट है क्योंकि सिर्फ z की टर्म ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा बोलो 6x³ y² इंटीग्रेशन dz। इंटीग्रेशन dz बोलो क्या होता है z। ओ इसका मतलब ix iy एंड iz तीनों क्या आ गए हमारे सेम। अगर ये तीनों सेम हैं इसका मतलब क्या है, हमारा जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हम कह सकते हैं हमारा फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है ये, परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये, परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म में है। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। बताओ कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन हमने लिखा ही क्या थी, कि जिसका वर्कडन निकालने के लिए मुझे ये चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होगी कि किस पाथ के लोग हम इनिशियल से फाइनल पहुंचे, हमें पाथ में कोई इंटरेस्ट ना हो, तो वो फोर्स कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो जब हम इसका वर्कडन निकालेंगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, हमें पाथ के बारे में पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना पाथ का जरूर पता करे भी हम आराम से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, हम आराम से वर्क निकाल पाएंगे। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आई मेरी बात। वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे हमें बिना पाथ का यूज करे हुए हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अरे यस और नो चिंटूश, परफेक्ट। ये छाप लिया, छाप लिया क्या, जल्दी छापो, 30 सेकंड का टाइम है। शाबाश, हाथ तेज, हाथ तेज, हाथ तेज। एग्जाम में कैसे बैठते हैं, एकदम नर्वस होके वैसे बैठ के बैठा करो क्लास में। नर्वस मतलब जल्दी जल्दी करना है। एग्जाम मोड में ही क्लास में डेली देखो, जेई हो, नीट हो, ये ट्रेनिंग ऑफ माइंड है, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं। डेली बेसिस पे तुम ऐसे एग्जाम मोड की तरह बैठा करो कि जल्दी जल्दी मुझे उतारना है, जल्दी जल्दी समझना है, फटाफट समझना है। उस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करो। अगर ये तीनों इक्वल आ गए, अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो हमारा फोर्स कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव होगा। पहले अपन एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, तुम्हें खुद को बताना, ठीक है जी। पेन नहीं चलाना अब अगली बार। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। लो जी, मैंने कहा F इज इक्वल टू x² y कैप प्लस y² x j कैप। बताओ ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे चक्काबाजी नहीं। बताओ ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है। कैसे चेक करा तुमने, इंटीग्रेशन करके देखा, x² y का इंटीग्रेशन क्या होगा, और दूसरे वाले का, तो दोनों सेम ही तो हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में क्यूब आ रहा है, वाई आ रहा है। एक में x का क्यूब है और दूसरे में y का। इसका हम ix निकालेंगे, लिखते जाओ नोटबुक में साथ साथ प्रैक्टिस के लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तुम क्या कहोगे, x³/3, y तो कांस्टेंट है। iy कैसे निकालोगे, तुम कहोगे x तो बाहर आ जाएगा, y² का इंटीग्रेशन होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा xy³/3। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, इसमें x की पावर 3 है और इसमें y की पावर 3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, नो, दिस फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। परफेक्ट। और देखो जी
हाँ, कुछ तो बोल रहा है, बोल दे। क्या? क्या कर रहा हूं मैं? अच्छा, ई बात है क्या? नया पेज लो फिर। मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू, अच्छा यही क्वेश्चन देना चाह रहा था क्या? ले तो फिर। ठीक है जी। देखो जी, चेक करो ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तुक्के नहीं मारने हैं, दो ही आंसर हो सकता है, या तो यस या नो। मैंने क्या किया? कंजर्वेटिव है कि नहीं है? कंजर्वेटिव पक्का क्या? एकदम पक्का? नहीं है, ये चेक करोगे तो ये नहीं आएगा। मैं कुछ और करना चाह रहा था, कर कुछ और दिया है। क्या होगा कंजर्वेटिव? मतलब क्वेश्चन मेरे को देना है। ये देखो। अच्छा, तुम चलो दो एग्जांपल लिखो खुद से। कंजर्वेटिव फोर्स के दो एग्जांपल लिखो, इस तरह के परफेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएबल, खुद से लिखो। उससे तुम रिवर्स मैकेनिज्म सीख जाओगे। जरूरी थोड़ी नहीं हो। किसी की भी हो सकता है, जरूर थोड़ी सारी टर्म्स अवेलेबल ही हो। ऐसी कोई नेसेसरी नहीं कि आई जे कैप तीनों कंपोनेंट हो सकता है दो ही, आई और के ही अवेलेबल हो सकता है आई और जे ही हो सकता है जे और के ही हो। जीरो है तो अलग है, जीरो हो सकता है। वो टर्म ही नहीं है, के उसका कंपोनेंट ही नहीं है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? अभी करवाया तो था एक क्वेश्चन। चेक करो ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है। नहीं है, और ये वाली टर्म हटा दूं तो?
ये लो जी, अब बताओ ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है? पहले वाला था, पहले वाला नहीं था। एक में एक्स जेड क्यूब आएगा, दूसरे में वाई जेड क्यूब आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो नहीं आएगा। हाँ क्या 3z²? क्यों हटाऊं? क्यों, मेरे को तो नहीं करना, तुम बताओ है कि नहीं है। सोचो ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, सोचो सोचो, कंजर्वेटिव है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, पक्का? आर यू श्योर? देख लो, बदल तो नहीं जाओगे फिर? हैं, चेक करो। ये कंजर्वेटिव है। क्या कह रहा है? मैं तो वही कह रहा था, ये कंजर्वेटिव नहीं है। मैं तो वही कह रहा था। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिख के रखो, मैं भी बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहले मैं उस पे आता हूं ताकि तुम रिवर्स मैकेनिज्म समझ सको। देखो जी, अब वापस इस पर आते हैं कि हमें क्यों जरूरत नहीं पड़ती है। क्या हो गया? क्या नहीं लिखा? अब तो मिट गया वो। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मैं। जल्दी करो फिर, छापो यार जल्दी। हाँ, ये वाली। हाँ, वाई की क्या होगी? वाई के वो तो कुछ हजारों बना सकते, एक कोई एग्जाम्पल थोड़ी ना, लाखों करोड़ कुछ भी एग्जाम्पल बना सकता है। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है। कंजर्वेटिव के लिए तो इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, बहुत सारे चेंजेस कर सकता है। हाँ, वो तो मैंने लिया ही नहीं अटपट। अरे नहीं करने के तो अटपटे हो। मैं कहूंगा कि भाई 6/2 = 4 क्यों नहीं है? अरे नहीं है भाई। किसको? ऐसे थोड़ा ना किसी फोर्स को जबरदस्ती बना सकते हैं। फिर जेड की भी करनी पड़ेगी। फिर तो अरे तो तू समझ नहीं रहा मेरी बात को। मैंने मान लो तुम कहते कि सर इसको F = 2i कैप + 6j कैप है, इसको ना 10 न्यूटन का फोर्स बनाना, बताओ कैसे करेंगे? अरे हजारों तरीके से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कुछ भी रख दें, x इसकी रख दें y, x² + y² का रूट क्या होना चाहिए? 10। अब इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। तब भी और y और z के तो कितने ही बना सकता है ना। z 0 क्यों है? z कंपोनेंट है तो सही। अच्छा, सिर्फ और एक्स वाई में ऐसा एक एग्जांपल बताऊं जिससे वो कंजर्वेटिव हो जाए। ले, हाँ, ये ले, ये बना दिया। इसी में कुछ मिलाऊं? फिर तो हर एक में से जेड हटाना पड़ेगा ना। जेड अगर किसी में भी आ रहा है तो कंपोनेंट में भी आएगा ना, इंटीग्रेशन में हो तो जेड तो सब में से हटाना पड़ेगा फिर। समझ गया? नहीं समझा? ये लो एक्स और वाई में, तो ये कैसा फोर्स है बताओ? ये कैसा फोर्स है जल्दी बताओ? कैसा है ये? कंजर्वेटिव। क्यों है? कौन सी फॉर्म में है? कौन सी फॉर्म है ये? परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल। अब इसका यूज कैसे होगा वो देखता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो तुम्हें ये कह दे कि एक फोर्स है, इसी का एग्जांपल लेता हूं। लेट से मैंने लिखा y i कैप + अरे चिंटू स्वामी आवाज नहीं, x j कैप, और मैंने तुम्हें कहा इसको लेकर जाना है 1,2 से लेकर -1, -4 तक लेकर जाना है। ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक। मैं तुमसे कहूं बताओ कि वर्क डन निकालो इसका। सुन, इस 1,2 हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। 1,2 1,2 हमारा कहां पर होगा बोलो? यहां पर। -1, -4 कहां पर होगा? यहां पर। बोलो इन दोनों पॉइंट्स पर हम कितने रास्ते से जा सकते हैं? इनफाइनाइट तरीके भाई, सीधे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं,
घूम के ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। ये सुनो संतोष, ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है? तुमने कहा कंजर्वेटिव है, इसका मतलब चाहे किसी भी रास्ते से जाओ आंसर क्या आना चाहिए? सेम। कंजर्वेटिव फोर्स की यही तो डेफिनेशन है कि हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जाएंगे तो उस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो पाथ पर क्या होगा? डिपेंडेंट नहीं होगा, पाथ पर इंडिपेंडेंट होगा। यही तो हमारी डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स की। अरे ये सुनो संतोष, और पाथ पर इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि हमारा इंटीग्रेशन विदाउट नोइंग द पाथ आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है। फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अरे कैसा है भाई साहब ये? तो हमारा तो ये फॉर्मूला लगना चाहिए और हमें इंटीग्रेशन की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, यही तो होता है वर्क डन का फॉर्मूला हमारा। एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और जेड है तो एफ जेड डी जेड। यस और नो? बहुत अच्छी बात। अब देखो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सुन ध्यान से। हम इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की एक टेक्निक यूज होती है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी इंटीग्रेशन कराते वक्त। बोलो, एक सिखाया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, याद है क्या? याद है? क्या होता है? वेरी गुड, वही चीज करनी है। अब सुनो ध्यान से, अब हमें उल्टा दिमाग कैसे लगाना, उल्टी खोपड़ी कैसे यूज करनी है। उल्टी खोपड़ी यूज ऐसे करनी है, तुमने ये पता कर लिया ये कौन सा फॉर्म है? परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल। इसका इंटीग्रेशन जो आया ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था बताओ जल्दी से? इसका इंटीग्रेशन क्या आया? एक्स वाई। उसको सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें, उसको किसी भी नए वेरिएबल से क्या कर दोगे? सब्स्टिट्यूट। जैसे मैं कह दूंगा एक्स वाई, अच्छा सुनो ध्यान, मिटा रहा हूं। एफ एक्स बोलो कितना है तुम्हारा? वाई। अरे एफ एक्स कितना है? वाई, तो वाई इंटू डी एक्स, और यहां पर बोलो क्या आ जाएगा? एक्स इंटू डी वाई। अरे यही तो आना चाहिए हमारा। या मैं ऐसा लिख सकता हूं वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है, यही तो है हमारा टेक्निक। अरे यही तो भाई साहब, इंटीग्रेशन में प्लस, इंटीग्रेशन के अंदर भी लगा सकते हैं और बाहर भी ले जा सकते हैं। अरे पता है ना, ये तो पता है कि नहीं पता? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका जो परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म करते वक्त जो इंटीग्रेशन आया था, आई एक्स आई वाई, है ना, उस इंटीग्रेशन को लिया करो। इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? वाई का इंटीग्रेशन डी एक्स बोलो क्या होगा? एक्स वाई। वाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तो एक्स वाई को क्या मान लोगे? टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एक्स वाई को क्या मान लिया? टी। अब बोथ साइड क्या करोगे बोलो? पार्शियल डिफरेंशिएशन। बोथ साइड क्या करोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो कितना होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1। पार्शियली कर रहे हैं तो डी एक्स। अरे ये सुनो संतोष, इनटू, इसमें कौन सा रूल लगाओगे डिफरेंशिएशन का? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले वाला एज इट इज, और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? dt। देखो यही चीज आ गई, देखो ध्यान से। अरे आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो हमारे इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बच गया? dt। क्या बच गया? dt। बच गया कि नहीं बच गया? हमेशा ऐसा होगा, हमेशा। और इंटीग्रेशन dt क्या होता है बोलो? t। इंटीग्रेशन dt क्या होता है? t। t को अब वापस सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे तुमने करा था, क्या था बोलो? एक्स वाई। अरे ये सुनो संतोष, अब इसकी लिमिट रख दो। एक्स वाई की लिमिट बोलो क्या है हमारी? बोलो कहां से कहां जा रहे हैं हम? 1,2 से कहां जा रहे हैं बोलो? -1, -4। ये मैंने दो लिमिट क्यों रखी? x की जगह क्या लिखेंगे? 1। y की जगह क्या लिखेंगे? 2। पीछे दिख नहीं रहा क्या? x की जगह क्या लिखेंगे? -1, और यहां पर क्या लिखेंगे? -4। अरे ये सुनो जेंटोस, तो अब पहले अपर लिमिट रख दो। अपर लिमिट रखेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? t थोड़ी ना आएगा। तो x की जगह क्या रखेंगे? -1 इंटू -4। अरे बोलो माइनस, अब क्या रखेंगे? x की जगह 1 और y की जगह क्या रखेंगे? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 4 - 2। आंसर क्या आ गया? 2। तो देखो मुझे पाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी वर्क डन निकालने के लिए। पहली बार में डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, एक बार वापस देखो पूरी प्रोसेस को ऊपर से नीचे, हैं, ताकि हमारा वर्क डन आ जाए। सीधे
सीधे एक्स वाई, हमेशा यही आएगा टी। किसको? ये तो सिखाया ना क्यों आता है। अगली बार से तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगली बार से क्या करोगे? परफेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएबल फॉर्म आई, तुमने चेक कर लिया परफेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएबल फॉर्म है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन आया था उस इंटीग्रेशन में लिमिट रख देना, इनिशियल से फाइनल, खत्म। ये सब कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मैंने समझाया कि कैसे आ जाता फाइनल आंसर। ये नहीं समझे? डाइजेस्ट करो एक बार, शुरू से वापस देखो। दोबारा बताऊं क्या? हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई जेड होता तो हम लिख देते एफ जेड डी जेड, बट मैंने देखा इसमें आई जे है इसलिए मैंने एफ जेड डी जेड नहीं लिखा। अरे सुनो, क्योंकि फोर्स में एफ जेड कंपोनेंट कितना है? 0, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0। बहुत अच्छी बात। एफ एक्स कंपोनेंट हमने लिख दिया वाई डी एक्स, एफ वाई कंपोनेंट हमारा क्या है? एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा एक फॉर्म बन गया। अब हमने इसको चेक करा कि परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म में है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आया होगा वो इंटीग्रेशन निकाल लिया करो, क्योंकि इसका और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम ही होगा, तभी तो परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल होगा। तो किसी भी एक का क्या निकाल लिया करो? पार्शियल इंटीग्रेशन। उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे किससे? टी से। फिर दोनों साइड क्या कर दोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा बोलो? डी एक्स इंटू वाई, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एक्स, उसको किससे रिप्लेस हो गया? डी टी से। इंटीग्रेशन डी टी क्या होगा बोलो? टी। टी को वापस रिप्लेस कर दो किससे? एक्स वाई से, और लिमिट रख दो। तुम्हें तो हमेशा फाइनल, जब भी तुम्हें पता चल जाए ना परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल है, तो तुम तो डायरेक्ट वर्क डन को लिख सकते हो। बोलो क्या लिख सकते हो? जो इंटीग्रेशन आया वो इनिशियल लिमिट, और यहां पर क्या लिख दोगे? फाइनल लिमिट। बस आंसर। तुम्हें ये सब स्टेप्स बीच की इंटरमीडिएट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ नहीं आया तुम्हें? आ गया तो छापो बिना देखे, बिना देखे करना है, सो दैट तुम्हें पता चल जाए तुम कहां अटक रहे हो, और जहां अटक रहे हो वहीं पे बोर्ड पे देख लो कि इस जगह मैं अटका हूं। पूरा पूरा इंटीग्रेशन आना नीचे तक करोगे ताकि अगली बार तुम्हें समझ में आए किया क्या है। और छापने के लिए टाइम दे रहा हूं तुम्हें मैं 1 मिनट का, 1 मिनट में तुम्हें छापना है। स्पीड बढ़ाऊंगा तुम्हारे दिमाग के सोचने की मैं, जल्दी जल्दी, शाबाश। ट्वेंटी सेकेंड्स बची हैं। हाँ। ये भी तो वाई डी एक्स ही है। अरे पार्शियल करा तो यहाँ भी पार्शियल ही था ना, मैंने बस उसको इंटरचेंजेबली वर्ड यूज कर लिया, डी एक्स डेल। यहाँ भी तो डेल्टा ही था। नहीं, एक्स के साथ कर रहा है तो डेल ही होता है। पार्शियल का मतलब ये होता है ना, एक्स को एक्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वाई को वाई के साथ, और जेड को जेड के साथ। बोलो जी, करें क्या? अगला क्वेश्चन करें? देखो जी, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। वर्गडन निकालना तुम्हें 2,1 से लेकर तुम्हें जाना है -1,6 पर। ए से बी तक ले जाने में बताओ कितना वर्गडन करना पड़ेगा?
सबसे पहले हमें ये सोचना है क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है। चेक करो पहले कंजर्वेटिव है कि नहीं है कंजर्वेटिव। क्या z नहीं दिया, हाँ बिल्कुल देना चाहिए z भी। 2,1,1 और यहां पर है 2। हो गया। क्या आंसर आया? 22 20। मैंने बताया था जो पहले तो चेक कर लो, इसका आई एक्स निकालो, बोलो आई एक्स कितना होगा। तुम क्या कहोगे 2yz² एक्स डी एक्स। तुम्हें पता है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम कह दोगे x²/2। कट गया भाई साहब, तो ये आ जाएगा x²y/z²। ऐसे निकालो आई वाई निकालेंगे तो x²z² dy, क्योंकि इसमें y की कोई टर्म नहीं है तो ये सिंपल हो जाएगा। x और z को तो कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आ गया। आई जेड में अगर ध्यान से देखूंगा तो फिर से 2x² आ गया, यहाँ पर आ गया z dz, तो 2x² z²/2। फिर से क्या आ जाएगा x² z²। और ये तुम कहोगे ये तो परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब भी परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल हो तो वर्कडन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो हमारा इंटीग्रेशन आया है ना, उसको लिख दिया करो और इनिशियल लिमिट रख दो। वो कितनी है 2,1,1 और फाइनल लिमिट कितनी है -1,6,2। यही हमारा आंसर होता है। यही आंसर बोलो। x की जगह पहले क्या रख देंगे -1 का स्क्वायर, y की जगह अपर लिमिट में क्या रखेंगे 6 और z की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर। ये हो गया माइनस, उसके बाद x की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा 1 और z की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो तुम कह दोगे भाई साहब 6 × 4 कितना हो गया 24 -4, तो आंसर आ गया 20 जूल। वेरी गुड। अब बताओ वही चीज आसान हो गई ना, अब दूसरी बार हमने पढ़ ली, दूसरी बार समझ ली। तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स था कि नॉन कंजर्वेटिव? अरे कैसा फोर्स था ये कंजर्वेटिव, लेकिन ये स्पेशल टाइप का कंजर्वेटिव है। कौन सा स्पेशल टाइप है, कौन सी फॉर्म है ये? परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल। इसको बोल लिया करो मुंह से ताकि याद रहेगा। कौन सी फॉर्म है ये? परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल। इसका नाम हम कर इंटीग्रेशन रहे हैं, बट ये पार्शियली डिफरेंशिएबल क्यों बोल रहे हैं? याद करो हमने इंटीग्रेशन करा था वर्कडन का, तो सब्स्टिट्यूट करा उस समय हमने उसको क्या करा था डिफरेंशिएट। वो डिफरेंशिएशन करने की वजह से ही तो सब कुछ एलिमिनेट हुआ। अरे ये सुनो चंटुश, समझ गए क्या? परफेक्ट। तो क्या हम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। अब हेडिंग डालो वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस पे जेई में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वर्कडन का अगर क्वेश्चन आएगा, प्योर वर्कडन का जेई में इनके अंदर आता है, तो मोस्टली वो देता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन, क्योंकि वो तो सिंपल इंटीग्रेशन थोड़ी चेक करना है बच्चे को आता है कि नहीं आता है। या तो परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म में आएगा या फिर नॉन कंजर्वेटिव का वर्कडन आएगा। क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव में हमें क्या चाहिए? पाथ। हमें क्या पता होना चाहिए? पाथ पता होना चाहिए। वाई एक्स और जेड में रिलेशन पता होना चाहिए। अरे बोलो चिंटू स्वामी। ओके जी, देखो ध्यान से कैसे देगा। मान लो मैंने कहा F इज इक्वल टू, सुनो ध्यान से, है मान लो मैंने लिखा F इज इक्वल टू क्या x² y कैप प्लस y² j कैप। ये बताओ कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव? राइट। इसका मतलब मुझे इसका वर्कडन तब तक नहीं बता सकता मैं जब तक मैं कहूं कि बताओ इसको 1,2 से मुझे इसको लेके जाना है -1,3 तक। यहां से यहां तक कितना वर्कडन करना पड़ेगा? क्या मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर सकता हूं क्या? तुम कहोगे, तुम ट्राई करके देख लो,
तुम कहोगे एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बट ये वाला इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? क्योंकि इसमें y भी तो आ रहा है। अरे ये सोना चिंटुश, तो a से b तक जब तक हमें ये नहीं बताएगा ना कि इस पाथ के अलोंग बताओ, क्योंकि हर पाथ के अलोंग वर्कडन क्या होगा, सेम होगा कि अलग होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हर पाथ के अलोंग वर्कडन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि हम a से b तक जा रहे हैं तो किस पाथ के अलोंग जा रहे हैं। अगर हम a से b जा रहे हैं तो किस पाथ के अलोंग जा रही है, हमें स्पेसिफिकली उसको बताना पड़ता है। अरे ये सुनो चिंटुश, अब बताओ क्या हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं ए से बी तक ले जाने में वर्कडन निकालो? हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या ये परफेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएबल फॉर्म में है? चेक करो, पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स क्यूब वाई बाई 3 और दूसरे का वाई क्यूब बाई 3, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब परफेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएबल फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका वर्कडन हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो वो ये कह सकता है कि मैं ए से बी तक है ना, हमारा ए पॉइंट हमारा 1,2 और बी हमारा क्या है -1,3, ठीक है जी। ये पॉइंट ये है लेट से और ये पॉइंट ये है। वो कहेगा कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग जाना है तुम्हें, या अरे ये सुनो चिट्टूश, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जाना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, बाद में कराऊंगा, पहले आसान करो। मान लो वो कह रहा है -1 कहां पर होगा, यहां पर, 1 कहां पर होगा, यहां पर, 2 कहां पर होगा, यहां पर, 3 होगा यहां पर, तो इससे थोड़ा ऊपर होगा, सिमेट्रिकली यहां पर होगा। अरे ये सुनो चिंटूश, उसने कह दिया तुम्हें है ना ऐसे जाना है, ये हमारा 1,2 मतलब ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है बी। उसने कहा कि तुम्हें इस पाथ के अलोंग जाना है ऐसे, ठीक है। इस बीच को इंटरमीडिएट पॉइंट को नाम दे दिया सी, ऐसा तुम्हें बना के दे दिया उसने, है। तुम्हें जाना है ए से बी तक जाने के लिए पाथ दे दिया कि पहले तुम्हें ए से सी जाना है और सी से कहां पर जाना है, बी पे। बोलना क्या डाउट है, पूछ डाउट। अरे कुछ भी पाथ हो सकता है ना, ए से बी तक जाने के हजारों पाथ हो सकते हैं। हो सकता है पहले यहां पर आता, फिर यहां पर आता, फिर यहां जाता, ऐसे जाता, ऐसे ऐसे घूम के कहीं भी जा सकता है। तो मैंने तुम्हें एक स्पेसिफिक पाथ दिया, तुम्हें ए से सी तक जाना है। अब तुम बताओ सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो? बताओ, थोड़ा थोड़ा खुद का दिमाग लगाना सीखो। क्या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं। वाई कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1,3। बोलो जी, नहीं समझे? समझ गए क्या? तो हम इसका वर्कडन देखो कैसे निकालते हैं। हम कहेंगे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्कडन होगा, वो होगा वर्कडन फ्रॉम बोलो कहां से कहां तक, ए से सी प्लस सी से बी, क्योंकि हमें ए से बी जाना है। तो वर्कडन फ्रॉम ए से बी को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2। कौन कौन से? ए से सी में और सी से बी में। नहीं समझे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, है? ए से सी को मैंने कहा ना इसी रास्ते से जाना जो मैंने बना रखा डायग्राम में। अरे बोलो क्या हुआ, बता बता, क्या लग गया? तुम यार केजी क्लास में पढ़ते हो क्या, है? और तुम्हें आईआईटी जाना है, तुम्हारी हरकतें हैं केजी में जाने की। तो हमें कहां से कहां तक जाना है बोलो? ए से पहले कहां जाएंगे बोलो? सी, और सी से कहां जाएंगे? बी। तो वर्कडन फ्रॉम ए से सी निकालते हैं हम, ध्यान से देखो। वर्कडन फ्रॉम ए से सी निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला तो यही रहना है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये सुनो चंटुश, हमें कहां से कहां जाना है बोलो? ए से सी तक। परफेक्ट। जब हम ए से सी जा रहे हैं तो बताओ dx कितना है? देखो ध्यान से, dx कितना है? 0 कि नॉन जीरो?
क्योंकि x चेंज नहीं हो रहा, x में कोई चेंज नहीं है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0 है। अरे dx कितना हो गया हमारा, 0। x डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ओके। dy है कि नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसकी लिमिट रख दो, कहां से कहां जा रहे हैं y में बोलो, 2 से 3, a से c में कहां से कहां जा रहे हैं, 2 से 3, तो क्या आ जाएगा बोलो, y³/3, कहां से कहां तक, 2 से 3, तो 1/3 आ गया बाहर, तो 3³ माइनस 2³ कितना आ जाएगा बोलो, क्या बात है, क्रिश का आंसर बिल्कुल सही है। तो ए से सी तक का वर्डन इतना हो गया। अब तुम निकालो सी से बी तक का, करो सब, सी से बी निकालो सब अपनी अपनी नोटबुक में, इसी टेक्निक का यूज करना है। बी का कोऑर्डिनेट है ये -1,3, ये तो ए का है, करो। करो करो, नोटबुक में कर लो भाई, नोटबुक में कर लो यार। बी से सी निकालो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। निकाल लिया, क्या बात कर रहे हो। देखो जी, बी से सी हम कैसे निकालेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको ना रेफरेंस को, ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए यहाँ पे, वैसे मुझे नोट पे लिखना चाहिए। बी से सी कैसे निकालेंगे, हम फिर से वही लिखेंगे, x² y dx प्लस y² dy। बी से सी जाएंगे तो कौन सी वाली टर्म 0 होगी, dy। देखो बी से सी जा रहे, बी से सी जा रहे हैं कि सी से बी, सॉरी सी से बी, सी से हम कहां जा रहे हैं, बी, सी से बी जा रहे हैं, तो बताओ क्या y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, y कोऑर्डिनेट दोनों जगह कितना है, 3 3, तो dy कितना हो गया हमारा, 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब हमारे पास सिंपल बचा ये x² y dx। अब इसमें एक तकलीफ होगी, बोलो क्या, x की लिमिट बोलो कहां से कहां तक, 1 से लेकर हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x, लेकिन इसमें एक y की टर्म भी आ रही है, इसका मतलब y को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस, y को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करें बताओ, c से b तक y की वैल्यू बताओ कितनी है, c से b तक y की वैल्यू कितनी है बोलो, 3, अरे यहां जा रहा है तो इसके अलोंग y क्या रहेगा, कांस्टेंट, और y की वैल्यू कितनी रहेगी, 3, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, x² इंटू 3, तो 3 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया, x² dx, लिमिट कहां से कहां तक बोलो, 1 से लेकर -1, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 3x³ लिमिट हमारी 1 से लेकर -1, 3 से 3 टाटा हो गया, तो बोलो कितना आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा, -2 जूल। किस किसका सही था, वेरी गुड, शाबाश। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा बोलो, 19/3 -2 है, अच्छा आंसर बता रहे हो क्या, ये आ जाएगा, खत्म। समझ में कैसे निकालेंगे नॉन कंजर्वेटिव का, उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, पाथ, क्या गिवन होगा हमें, पाथ गिवन होगा। हाँ तो बस इतना ही बोलना होता है तेरे को सर, बाकी चीजें नहीं बोलनी हैं सर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आया क्या, अब एक क्वेश्चन मैं दूं क्या तुम्हें, क्या बोलते हो, मिटा दो इसको, छाप लिया होगा तुमने, हाँ उसमें तो माहिर है। देखो जी,
मैंने कहा अरे भाई क्या चाहिए तेरे को, f इज इक्वल टू, मैंने बोला एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और मैं लेके जा रहा हूं तुम्हें यहां ओरिजिन से तुम्हें लेके जाना बी पॉइंट तक, ठीक है। और तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता है ये। इसका कोऑर्डिनेट है 2,0, दिस इज 3, अरे क्या है भाई साहब, मन नहीं लगता तुम दोनों का है। करो जी, दोनों पाथ खिलाऊं, इसका नाम है सी और इसका नाम है बी। तुम्हें निकालना है वर्गडन, निकालना है ओ सी बी में भी निकालना है एंड ओ ए बी में भी निकालना है। शाबाश, ट्राई करो सब बच्चे एक बार। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चलो। क्या 0,3 होगा ना, ऑफ कोर्स। वो तुम बीच में डिस्टर्ब कर देते हो ना मेरे को, मेरा दिमाग फिर काम कम करता है। सेम आएगा, करके देख। करो जी। है देख, लिख रखा ओ से सी, फिर सी से बी जाना है, लिख रखा है सब कुछ। तू जितनी देर में डाउट पूछा उतनी देर में टाइम हो जाएगा। डाउट आने भी चाहिए, जब तक खुद से नहीं करोगे डाउट नहीं आएंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता 4-5, तुम्हें ऐसे लगता सब समझ में आ रहा है, फिर खुद से कर नहीं पाओगे। फिजिक्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं चाहूं तो तुम्हें बहुत आसान फील करा सकता हूं, फिजिक्स बहुत आसान, इतना ही पढ़ाऊं जो आसान है, और थोड़ा बहुत टफ हो उसको खुद खुद सारे क्वेश्चन खुद करा दूं, तुम्हें लगा अरे यार सब कुछ आ गया, हमें तो बस मजा आ रहा है पढ़ने में। बट उससे तुम्हारा ब्रेन डेवलप नहीं होता है। फिर ब्रेन डेवलप होगा जब खुद तुम ट्राई करोगे, फंसोगे, अटकोगे और फिर पूछोगे यहां अटके हम। कोई बात नहीं, और ले लो 1 मिनट। आया तो आया, मैं क्या करूं। तुक्केबाजी नहीं करनी है। हाँ, सब जीरो आ रहा है, नंबर भी जीरो आएगा। नंबर भी जीरो ही आएगा फिर, -1। क्लास में भाई सीरियस होके मत बैठा करो, इतना हंसते खिलखिलाते पढ़ोगे ज्यादा समझ में आएगा। जीरो आ रहा है। अबे OCB बताना है, टोटल OC नहीं पूछा मैंने। हाँ तो OCB बताना है तुम्हें। क्या OBC? OBC में वर्गडन जीरो नहीं होता भाई, बहुत वर्क करना पड़ता OBC में भी। तुम कहाँ OBC के चक्कर में बैठे हो हैं? इतना भी हंसते खिलखिलाते मत करो कि तुम सारे आंसर आपस में बातें कर रहे हो। है इतना भी नहीं कहा मैंने।
तुम्हें ना छोटी सी उंगली पकड़ाओ तुम चोटी तक पहुंच जाते हो। क्यों शशांक, हंस ले भाई थोड़ा बहुत है। नहीं क्यों आवेश, हंस ले थोड़ा। नहीं हंसेगा? क्यों, नाराज है? तब हंस दिया, नाराज है इसके नाम से। करो जी। करो जी। चलो जी मैं ही कर लेता हूं, तुम इतनी देर करोगे, करना तो लास्ट में मेरे को ही है। 100 के, वेरी वे, अरे तो ठीक है, रुको तो सही एक बार, सुनो सुनो ध्यान से। अरे तो सुन ले चिंटू स्वामी, ओसीबी है मुझे निकालना, तो मैं इसको कहूंगा ओसीबी इज नथिंग बट ओ से सी तक और सी से पी तक। बहुत अच्छी बात है, यही तो होगा हमारा। ए लड़के, बस। ओ तेरी, तुम्हारी तरह ये भी है। अच्छा डब्ल्यू ओ सी बी क्या होगा बोलो? हम कहेंगे डब्ल्यू ओ से सी एंड सी से बी। तो पहले हम निकाल लेते हैं ओ से सी। ओ से सी हम निकालेंगे, हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? एफ एक्स। एफ एक्स हमारा क्या है? एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, यही तो होगा। अब ओ से सी जा रहे हैं, ओ से सी जा रहे हैं, तो बोलो क्या चीज है जो जीरो है? डी वाई। भाई ओ से सी जा रहे हैं तो बताओ डी वाई जीरो है या डी एक्स जीरो है? dx क्या होगा? जीरो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहां भी कितना है? जीरो, यहां भी कितना है? जीरो, तो x में कोई चेंज नहीं है, तो dx हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, बोलो किसका? x dy। यहां से यहां गए, इसमें बताओ क्या चीज जीरो है? x, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? जीरो इंटू डी वाई, तो ये कितना आ जाएगा? जीरो। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। फिर हम क्या निकालेंगे? डब्ल्यू सी से भी। क्या निकालेंगे? डब्ल्यू सी से बी। सी से बी में फिर से हम वही चीज करेंगे, बोलो क्या? एक्स वाई डी एक्स प्लस, बोलो क्या आ जाएगा? एक्स इंटू डी वाई। जब हम सी से बी जा रहे हैं तो ध्यान से देखो कौन से वाली टर्म है जो जीरो होगी? सी से बी जाएंगे तब, सी से बी जाएंगे तो बोलो क्या जीरो होगा? डी वाई। वाई में कोई चेंज नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट यहां भी 3 है और यहां भी कितना है? 3, और इन बिटवीन भी कितना है? 3। ऐसा नहीं कि फाइनली देखना है हमें, इन बिटवीन भी देखना है। अक्रॉस सी बी वाई कितना है हमारा? 3, तो वाई में कोई चेंज नहीं है, तो डी वाई कितना हो गया? जीरो। डी वाई कितना हो गया हमारा? जीरो। परफेक्ट। अब हम लिख देंगे x, साथ में हमें किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? y को। c से b में बताओ y की वैल्यू कितनी है? 3, तो तुम क्या कहोगे? 3, और यहां पर क्या आ जाएगा? dx, तो 3x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक बोलो? x की लिमिट बोलो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 2, तो कितना आ जाएगा? 3/2, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बोलो? 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 जूल। ऐसे ही तुम क्या निकालोगे? ओ ए बी, उसका भी आंसर क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, तो आगे करने की जरूरत है? कर लोगे, कर लोगे ना भाई साहब? चलो, क्या समझ गए? नॉन कंजर्वेटिव वर्क का पाथ दे रखा होगा तो कैसे वर्कडन निकालना होगा, या एक क्वेश्चन और कराऊं, या सफिशिएंट है? सफिशिएंट है, परफेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम कर दो फिर ये क्वेश्चन। जेई में आया हुआ है 1998 में।
क्या हो गया? ले, निगाह सारी रहती है इसकी, कहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये चलता नहीं, ये भी चलता है। सबसे पहले आके ये देखता कमरे में क्या क्या रखा हुआ है कब किस चीज को मैं यूज कर सकता हूँ है? क्यों हैंक? अच्छी चीज है, ऑब्जर्वेटरी पावर होनी चाहिए। है? बी ऑप्शन आएगा? कैसे पता चला भाई? सॉल्व करा तुमने? कैसे? एक लाइन का क्वेश्चन था ये। एक लाइन का क्वेश्चन था ये। बताओ कैसे? वेरी गुड। अरे चिंटू स्वामी, सबसे पहले बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव? ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है। अरे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई होगा, इसका इंटीग्रेशन भी एक्स वाई के मल्टीप्लाई में है, तो वर्क डन डायरेक्ट क्या होगा? एल ओ जी के इंटू एक्स वाई। लिमिट कहां से कहां तक? 0,0 से a, माइनस क्वेश्चन में दे रखा है तो माइनस, खत्म। किस किसने ऐसे करा था? सर ने अभी नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाया है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं भाई? एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना, क्यों खर्च करें? अभी जो करा है लग जाओ उसके करने के। 0 से ए से बी, लिमिट रख रहे हो डी एक्स डी वाई। यही खेल है भाई सब जेई का, कि ऑल द टाइम यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर बोथ ओपन। ईयर नहीं, माइंड। अब लिखो एफ एक्स ग्राफ, लिखो वर्क डन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। वर्क डन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। वर्क डन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। वर्क डन क्या होता है ग्राफिकल मेथड से? एक बात बताओ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? हैं? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है, बोलो वो क्या होगा? खत्म। अगर मुझे एफ एक्स ग्राफ दे रखा है, तो एफ एक्स ग्राफ का एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एफ वाई, वाई डायरेक्शन में होगा तो वाई हो जाएगा, जेड में होगा तो जेड में हो जाएगा, एक्स में तो एक्स में। तो एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ एक्स ग्राफ विल गिव मी व्हाट? वर्क डन। क्या देगा? वर्क डन। बट इसमें ध्यान रखना है, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है। तो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है और एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। ये सुनो संतोष, एक क्वेश्चन ही करा देता हूं चलो। 10 न्यूटन -5 न्यूटन, दिस इज 2,0 या 2,0 क्या 2 ही है सिंपल। 6, 8, 9, 10। मैं तुमसे कहूं, बताओ पार्टिकल को हम, इस पॉइंट का नाम है ओ ए बी सी डी ई। मैं तुमसे कहता कि वर्क डन फ्रॉम ओ से ई निकालो, पहला क्वेश्चन तो ये है, ओ से ई तक का वर्क डन निकालो। तो हम क्या करेंगे? हम क्या निकाल लेंगे? इसका एरिया अंडर कर्व। कहां से कहां तक का निकालेंगे? देखो जहां से जहां तक का पूछा है, ओ से ई तक का पूछा, तो ओ से कहां तक जाएंगे हम? ई तक। ऐसी चीजें हम बताओ एक और चैप्टर में कर चुके हैं, बोलो कहां पर? काइनेमेटिक्स में, जहां पे हम एरिया अंडर कर्व निकालते थे, याद करो।
वी एक्स ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, है ना, सिमिलर चीजें हैं एकदम। तो हम क्या कहेंगे भाई साहब, बोलो ध्यान से, जल्दी बोलो। यहां से यहां तक का तो हम इस वाली शेप का निकालेंगे, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, ये तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया बोलो कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है इसका 2, हाइट कितनी है 10, तो ये कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 10। इस वाले हिस्से का एरिया बताओ कितना होगा इसका, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, इस वाले का एरिया बताओ कितना होगा, यहां से यहां तक का एरिया बताओ कितना होगा। तुम कहोगे रेक्टेंगल है, ये वाली साइड कितनी है 4 और ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 40। फिर देखो यहां से यहां तक का इसका एरिया बताओ कितना होगा इस ट्राइंगल का, फिर से क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, बेस हमारा कितना है 2 और हाइट कितना है 10, फिर से कितना आ जाएगा 10। इस वाले को देखेंगे, इस वाले हिस्से का एरिया बताओ, या पूरे का ही निकालो ट्राइंगल, बेस कितने का हो गया बोलो 2 और हाइट कितनी है 5, हाइट कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 5, तो ये टोटल एरिया कितना हो गया 5। तो बताओ वर्कडन कितना आएगा, अगर मुझे वर्कडन निकालना है ओ से ई तक का, तो ऊपर ऊपर वाले एरिया को तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे एरिया होता है उसको क्या लेंगे नेगेटिव। तो 60 माइनस 5 कितना आ जाएगा 55। तभी तो वेक्टर में डायरेक्शन बताता है, ये तो मैग्नीट्यूड बताएगा ना वर्क में, नहीं डिस्टेंस के केस में तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वर्क तो नेगेटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती थी इसलिए नहीं करते थे हम उसमें। नेगेटिव वर्क का मतलब है कि वो एनर्जी खर्च कर रहा, वर्क का मतलब वो फोर्स है ना, एनर्जी देने की बजाय एनर्जी ले रहा है। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है कि वो खुद पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है, वो सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, और उसका वर्क डन अगर नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, वो सिस्टम से एनर्जी ले रहा है। ए चेट्टो मिंटो, क्या गुदगुदी कर रहा है तू बेशर्म नालायक, सामने बैठ के हैं, तू इस पे पैर गिरा ले, वो तेरे पे पैर गिरा ले, तुम एक काम करो घर जाओ नालायक, कैसे बच्चे। कभी कभी लगता है मैं 5 साल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हाँ काइनेमेटिक्स में, हाँ ऐसे Vx से ग्राफ कन्वर्जन, किसका किसका, हाँ हाँ निकाल पूछ सकता है, कैसे निकालोगे, इसने अच्छा सवाल पूछा है। इसने कहा कि सर Vx ग्राफ दे दिया और आपसे क्या Fx ग्राफ पूछ सकता है, वो कैसे करोगे, Vx से क्या निकालेंगे Ax, फिर Ax से कैसे निकालेंगे, एम्पलीफाई हो जाएगा बस, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ क्या हो जाएगी, मास से मल्टीप्लाई, मान लो मास उसका 2 kg, तो यहाँ 10 की जगह क्या लिख दोगे 20, और यहाँ पर क्या लिख दोगे 10, बाकी शेप तो यही रहनी है। नहीं समझे, ये क्वेश्चन हो गया, और कराऊं एक क्वेश्चन, अच्छा फिर बता दो वर्क डन फ्रॉम ओ से बी, ओ से बी तक कितना वर्क डन करना पड़ा, ओ से बी तक, ओ से बी तक कितना वर्क करना पड़ा, बोलो जी, मेरे को याद आ गया पानी पीना है। अच्छा बी से डी, बी से ई बताओ, बी से ई, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, और करवाऊं कि कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। तो एरिया अंडर करो में आ गया, एक क्वेश्चन सफिशिएंट है। अच्छा चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अरे वो कहाँ गई स्लाइड पोटेंशियल एनर्जी की, चलो लिखो, हाँ काइनेटिक एनर्जी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी, वर्क खत्म हो गया, वर्क इज डन, वर्क खत्म, अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी।
वर्क, एनर्जी, पावर। तो वर्क खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी, फिर पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी में रिलेशन, और लास्ट में पढ़ेंगे पावर। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी पार्टिकल की? हाफ एम वी स्क्वायर। ये तुमने पढ़ा भी होगा, हमने उसमें पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, एनएलएम में पढ़ा था। फिर मोमेंटम क्या होता है, बोलो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? हम कर भी चुके हैं पहले भी, बार बार ये कहानी करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m। यस और नो संतोष? तो मैं यहां से कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। कब? m क्या हो? कांस्टेंट। या मैं कह सकता हूं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। कब? जब m क्या हो? कांस्टेंट। छोटा सा क्वेश्चन कर दो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%, if kinetic energy of a particle is increased by 21%, यही है। if kinetic energy of a particle is increased by 21%, find out percentage increase in the velocity of the particle. Find out percentage increase, increment in the velocity of particle. पेन नहीं चलाना चाहिए तुम, इसमें पेन को रख दो और दिमाग चलाओ। चलो तो पेन चला लो फिर, दिमाग नहीं चल रहा तो। करना एक 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 मिनट में क्वेश्चन। भाई साहब ये क्वेश्चन, तूने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा, अरे पीस पीस प्रोपोर्शनल टू रूट के, पेज प्रोपोर्शनल टू रूट के। मास तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज कर नहीं रहे, तो हम क्या कहेंगे? P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? अंडर रूट K2 बाई K1। अरे यही तो आएगा। यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 1। बोलो मैंने कितनी परसेंट बढ़ा दी? 21% बढ़ा दी। तो पहले से जितनी थी उसमें कितनी इंक्रीमेंट कर देंगे? 21%। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 1.21। इनिशियल का कितना हो जाएगा? 1.21। K1 से K1 कट गया। अरे जितना भी परसेंट बढ़ाए तुम तो 1 प्लस, जैसे वो कहता 5% बढ़ा दी तो फाइनल कितनी हो जाएगी? 1.05। तुमसे कहता 10% बढ़ा दी तो कितनी लिख देते? 1.10। तुमसे कहता 20% बढ़ा दी तो कितनी लिख दोगे? 1.20 ऑफ इनिशियल। 21 है तो क्या लिख देंगे? 1.21। तो ये देखो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास से मास क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो V2 बोलो कितना आ जाएगा? 1.1 ऑफ V1। अब पूछा है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज बोलो क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। V2 हमारा बोलो कितना है? 1.1 V1 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? 10%। तुम तो कह रहे थे तुमने कर ली। नहीं समझे? बताओ कौन सा पार्ट नहीं समझे इसका? बताता हूं मैं दोबारा। बोल चिंटू।
ये परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, जो एरर में पढ़ा था। एरर इज नथिंग बट चेंज, अरे चेंज अपॉन इनिशियल चेंज इंटू 100 इज व्हाट? परसेंटेज चेंज। करो फिर तो, एक क्वेश्चन और कर लो, भरोसा नहीं तुम्हारा। करो, लिखो। लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 4%, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 4%, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। बोलो जी, क्या आंसर आएगा? करो सॉल्व, क्योंकि पीछे के चैप्टर तो पढ़ चुके हम आगे के पढ़ने हमें, और पीछे का सुपड़ा साफ करते जाएंगे हम। हमारा मिशन है ये कि सर हम पीछे की चीज़ों को याद रखेंगे नहीं, कुछ भी कर लो आप। हम देखते हैं आप क्या क्या करते हो, किस चैप्टर में, किस चैप्टर के क्वेश्चन करा लो चाहे तुम। भाई साहब हमें पूछा है वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो जिसको निकालना होता है उसको लेफ्ट में ले जाओ। इधर देख ले, अरे इधर देख ले चिंटू स्वामी, इधर देख ले। अब हमें पता है परसेंटेज चेंज 5% से कम है, तो इसमें एरर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? याद करो एरर वाले तरीके से। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो k की पावर कितनी है? हाफ इंटू डेल्टा k बाई के इंटू 100। याद है क्या एरर? ये हमें दे रखा है कितना है? 4%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2%। सर टाइम हो गया पढ़े हुए, बहुत टाइम पहले पढ़ा था, अब याद थोड़ी रखेंगे इतनी इतनी चीजें हैं। तुम्हारे तो सिलेबस में आ रहा था परसों ये एरर, अभी हटवाया है मैंने। दोबारा बताऊं? दूसरा क्वेश्चन बताऊं? दूसरे तरीके से बताऊं? दूसरा मतलब उससे भी कर सकता है, ले उससे समथिंग समथिंग आएगा, अप्रोक्स 2 आएगा। इधर का इस वाले को मिटा दो ना, ले। ये कह रहा है कि सर प्रॉपर तरीके से बताओ। प्रॉपर तरीके से बता देते हैं। देखो जी, हमें पता है पी, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने करा, ए लड़के चिंटू स्वामी चुप हो जा। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब? v2 बाई वी वन, क्योंकि मास से मास तो कट जाएगा, m से m तो कट जाएगा। v2 कितना है बोलो? 1.04, k1 अपॉन k1, इनिशियल जो भी था k से k कट जाएगा। तो ये तुम रूट 1.04 निकालोगे घर बैठ के, ये आ जाएगा v1। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा v बाई वी इंटू 100। तुम लिखोगे v2 माइनस v1 अपॉन v1 इंटू 100। v2 कितना है? 1.04 का रूट माइनस v1 अपॉन v1 इंटू 100। v1 टाटा हो गया। अब तुम रूट 1.04 घर पे बैठ के निकालोगे, और इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 2%। समझ गए? तो ये कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसीलिए तो हमने डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रोक्सीमेशन कर रखा है एरर में। समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी, कैसे क्वेश्चन कर लोगे? पता चल गया मुझे, बहुत अच्छा है। अब मुझे देखने दो, इतना टाइम है क्या? है। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आज का लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिखो जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पहली बात ये कोई अलग टाइप की एनर्जी नहीं है। पहली बात तो ये अलग टाइप की कोई एनर्जी नहीं है, जैसे काइनेटिक एनर्जी अलग टाइप की एनर्जी। बोलो काइनेटिक एनर्जी किस तरह की एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी किस तरह की एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो ये वाली एनर्जी किसकी वजह से आती है? किसकी वजह से आती है? मूवमेंट की वजह से आती है। कि
कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसकी वजह से, उस मूवमेंट की वजह से उसके अंदर क्या एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं चिंटू? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है वो कोई अलग तरह की एनर्जी नहीं है। जैसे हीट एक अलग तरह की एनर्जी है, किसकी वजह से आई वो? टेम्परेचर। किसकी वजह से आई वो? टेम्परेचर के कारण उसके अंदर क्या आई? एक एनर्जी आई, इसलिए वो एक अलग तरह की एनर्जी है। अरे ये सुनो चंटोष, न्यूक्लियर एनर्जी वो एक अलग तरह की एनर्जी है, किसकी वजह से आई? वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, मास डिफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? मास डिफेक्ट की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी है वो कोई अलग तरह की एनर्जी नहीं है, ये बेसिकली है किसी भी, पहली बात, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके लिए डिफाइंड है? किसके लिए डिफाइंड है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। किसके लिए डिफाइंड है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? पाथ पर डिपेंड नहीं करते। फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स पाथ पर डिपेंड ना करे। दोनों में भाई साहब जमीन आसमान का अंतर है। जितना तेरे में, छोड़, कोई बात नहीं। तो तेरे में और बेवकूफ बच्चे में जितना अंतर है ना, उतना ही अंतर उन दोनों स्टेटमेंट में है। अब बता कितना अंतर है? बता, तू बेवकूफ थोड़ी ना है। वेरी गुड। तो वैसे ही फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कौन डिपेंड नहीं करता है? वर्क। बहुत अच्छी बात। अब लिखो नेक्स्ट। लेक्स नहीं, मतलब क्या बोल रहा था यार, तुम मेरे को डाइवर्ट कर देते हो यार। क्या कह रहा था मैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रही। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये बेसिकली पता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्टरनेटिव मेथड टू राइट डाउन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को लिखने का दूसरा तरीका है, ऑल्टरनेटिव मेथड है। पोटेंशियल एनर्जी कोई नई टाइप की एनर्जी नहीं है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू राइट वर्क डन ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस चीज को लिख लो, लिख लो। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक नंबर बात। दूसरे नंबर की बात, इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू राइट डाउन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और हम अगर थियोरेटिकली बुकिश लैंग्वेज में इसको बोलें तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती है ड्यू टू इट्स शेप, साइज और कन्फिग्रेशन की वजह से। किसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? शेप, साइज और कन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी पजेस करता है कोई भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जो तुम बोर्ड पे लिखा हो उसको देखकर लिख भी सकते हो। ऑल्टरनेटिव मेथड टू राइट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक और चीज लिखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला मैंने? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, कभी भी, नेवर। हम हमेशा क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। We can always tell difference of potential energy। ये लिखते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे साथ साथ। We can always find difference of potential energy। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते कि इस जगह पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, हम बता ही नहीं सकते, किसी भी जगह नहीं बता सकते। उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? रेफरेंस पॉइंट। और नॉर्मली हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते, कहीं भी मान सकते हैं। नॉर्मली तो हम इनफाइनाइट पे मान के चलते, बट किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह, एक जगह हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान सकते हैं? जीरो। अरे ये सुनो चिंटूश, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्स अ रेफरेंस पॉइंट। इसमें मैंने नहीं लिख रखा, स्लाइड्स में नहीं लिख रहा ना? हाँ, तो तुम लिख लेना क्या क्या अलग से इसमें जो लिख रखा है, उसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स है। क्या क्या पॉइंट्स है बोलो, क्या क्या पॉइंट है बोलो, बोलो। इट रिक्वायर्स अ रेफरेंस पॉइंट। इट रिक्वायर्स व्हाट? रेफरेंस पॉइंट। दूसरे नंबर की बात, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड।
तीसरे नंबर की बात, वी कैन फाइंड ओनली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और जो चौथी है वो इसकी डेफिनेशन है। क्या है इसकी डेफिनेशन बोलो? बेसिकली क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूं? क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूं? नहीं, अभी तो बताया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं यू से। किससे लिखेंगे? यू से। तो वर्क डन बाई कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो वो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा का मतलब क्या होता है बताओ? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, बट एक माइनस पहले से है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बोलो क्या होगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। याद करो इस चीज को मैंने कहीं पे यूज करवाया था तुम्हें। कहां पर? स्प्रिंग में। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखवाया था, उस समय मैंने करवाया था ना कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हाँ, कौन? अभी बताया एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेंगे हमेशा उसका डिफरेंस ही यूज होता है, ऑलवेज। अरे यस और नो। अगर हमें किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़े तो किसी एक जगह पे हमें माननी पड़ेगी। कुछ भी मान सकते हो, नॉट नेसेसरी 0, 1 मान के चलो, 2 मान, कुछ भी मान लो, और तुम हमेशा जो भी आंसर में निकालोगे वो क्या निकालोगे? डिफरेंस। तुम सोच के देखो, मान लो मैं ये कहता हूं, पहली बात तो ये छापो, मैं समझाता हूं उसका मतलब, रेफरेंस का मतलब क्या समझाता हूं। पहले छापो। छाप लिया क्या? कट जाएगा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज व्हाट? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफाइनाइट? बहुत बड़ी वैल्यू। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी वैल्यू। तो बहुत बड़ी वैल्यू दोनों चीजों में ऐड होगी तो कट जाएगी, डिफरेंस निकालेंगे तब। नहीं समझे क्या? बोलो जी। मैं इसको मिटा दूं क्या? ये बता दो। अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर, या नॉन कंजर्वेटिव भी? खत्म। ऐसा यूनिट क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी की? स्केलर क्वांटिटी वेक्टर। यूनिट जूल। बिल्कुल सही। डायमेंशन? डायमेंशन निकालो फटाक दे से। वही जो काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? mL2T-2। लिख लो फटाक दे से। डायमेंशन क्या होगी? m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। हाँ, लिखो जी। ये तो लिखवा ही रखा है मैंने। अच्छा, दो चीजें होती है, एक होता है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये कौन सा है? बाई। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कि ग्रेविटेशन ने कितना वर्क करा। दो चीजें पूछी जा सकती हैं, एक होता है वर्क, लिख लेना इसको अच्छे से, इसको इसलिए WC लिख के मत छोड़ देना, बच्चा बस इतना ही लिख लेता है और फिर कंफ्यूज होते घूमता है। WC का मतलब क्या है? बोलो क्या है इसका मतलब? बोलो। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। वो कितना होगा? माइनस ऑफ डेल्टा यू, या मैं लिख सकता हूं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तुमसे बोला जाए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट ग्रेविटेशन, वो क्या होगा? डेल्टा यू, वो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, प्रोवाइडेड डेल्टा के 0 है। डेल्टा के क्या चीज होती है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। डेल्टा के क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं।
थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, चिंता मत करो। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है। चेंज मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो उस केस में एक्सटर्नल एजेंट भी तो नहीं है। एयर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल एजेंट का मतलब होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है तभी वैलिड है जब डेल्टा के कितना हो 0। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ लेकिन एकदम स्लोली स्लोली लेके जा रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड से, तो उस केस में इस पे कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं? 2। कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशन जो नीचे ले जा रहा है, लेकिन मुझे अपोजिट फोर्स लगाना पड़ रहा है ना ग्रेविटेशन के, ताकि इसकी स्पीड में चेंज करे बिना ये नीचे तक जाए। तो उसका वर्क डन क्या होगा? उसके जस्ट अपोजिट। नहीं समझे? बहुत अच्छी बात है। और देखो जी, अब ये रिलेशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सुनो ध्यान से, लिखो रिलेशन बिटवीन, ये कहां से आया पहले समझाता हूं मैं। सुनो जी, हमने लिखा, क्या लिखा बोलो? मैंने लिखा स्मॉल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, मुझे फोर्स गिवन है तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं? अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है तो क्या उसका निकाल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बोलो क्या होता है? थोड़ी देर पहले हमने लिखा किसी भी फोर्स का वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी आर। अरे क्या होता है? एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू। दोनों तरफ मैं क्या कर दूं? इंटीग्रेशन। इसके लिमिट क्या हो जाएगी बोलो? यू इनिशियल से यू फाइनल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। और एफ डॉट डी आर का मतलब बोलो कौन सा कंपोनेंट? एफ एक्स आई कैप। अरे बोलो भाई, एफ एक्स को किसके साथ करेंगे? एक्स के साथ। एफ वाई को किसके साथ करेंगे? वाई के साथ। और जेड को किसके साथ करेंगे? जेड के साथ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा यू। ये सुनो संतोष, तो अगर क्वेश्चन में हमें कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा हो तो क्या हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते कि नहीं निकाल? नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग लिखोगे फाइंडिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन फोर्स इज गिवन। अगर फोर्स गिवन है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है जी। अरे बोलो चंटोष। छाप लिया क्या? ऑफ कोर्स पूरे ब्रैकेट के बाहर है माइनस। ठीक है भाई साहब, मुंह से बोलो यार। वेरी गुड। अब लिखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो इस पे बेस्ड। मैंने कहा कि एक फोर्स है, वो है एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज -2 जूल। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट 1,2 कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। कर सकते हो? करो फिर।
पहली बात, ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है फोर्स? सबसे पहले तो ये चेक करें बेटा, बैठ के सॉल्व करने, सबसे पहले चेक करो ये कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, फिर सॉल्व करो। कंजर्वेटिव कहाँ है? इनके इंटीग्रेशन सेम कहाँ पर आ रहे हैं? कंजर्वेटिव कैसे हैं? इसका इंटीग्रेशन तो अलग है, इसका इंटीग्रेशन अलग है। किसका एक्स कंपोनेंट? करो सॉल्व। ये परफेक्टली डिफरेंशिएबल है, तो क्या करें? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, मेरे ऊपर बिल मत फाड़। मैंने कहा था तीनों में से कोई भी एक। इसने पूछा भी था स्पेशली वेदांत ने। ये बढ़िया टीचर कुछ भी गलत खुद समझो और नाम ले दो सर का, ये सर ने यही बताया था। मैंने उस पर लिख भी रखा ईदर ऑफ द फॉलोइंग। कितनी अच्छी फ्रीडम होती है ना बच्चों के पास, कहीं भी खुद गलती करो, मास्टर जी की गलती है, मास्टर जी ने गलत पढ़ा दिया, हम गलत नहीं हो सकते हैं। क्यों भावेश, किसके लिए ना था ये? जल्दी सॉल्व कर। x इक्वल टू -3/c, एक्स क्या है? पता ही नहीं है कर क्या रहा है। फाइनल पोजीशन आ गया आंसर, 7/6 जूल। सिंपल सी बात है, हमें ये फॉर्मूला लगाना भाई साहब। हमें सबसे पहले डेल्टा यू निकाल लो। डेल्टा यू बोलो क्या होगा? एक्स डी एक्स प्लस कहाँ से कहाँ तक बोलो? डेल्टा यू निकलेगा या माइनस डेल्टा यू? माइनस डेल्टा यू इनटू वाई स्क्वायर डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बताओ उसकी? 0 से लेकर 1 और 0 से लेकर 2। भाई x की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 से कहाँ जा रहा है? 1। और y कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 2। तो 0 से 1 एंड 0 से 2। तो x का बोलो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। y का क्या हो जाएगा? y क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। और ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 0। 1/3 बाहर आ जाएगा, 8 माइनस 0। ए लड़के हैं, क्या आंसर आया है? तो 3 प्लस 16/6 तो कितना आ जाएगा? 19/6। ये माइनस का डेल्टा यू है, ठीक है? अरे तो रुक तो सही, बट सस्ता नशा करके आया है। अब माइनस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है हमारी बोलो? 19/6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू 19/6। यू फाइनल उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? यू इनिशियल माइनस 90/6। यू इनिशियल की वैल्यू बोलो कितनी है? -2 जूल। दिस इज द आंसर। किस किस का सही था? वेरी गुड। समझ गए क्या क्या गड़बड़ कर सकता है? अब इसमें सबसे बड़ी गलती है ना माइनस की होती है। दोनों ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहला ऑप्शन वही मिलेगा जो प्लस के साथ होगा। समझ गए? तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि हम इंटीग्रेशन में गड़बड़ ना करें। और क्वेश्चन कराऊं कि समझ गए? समझ गए ना? सेम चीज है, बार बार कितनी घिस्सा पिस्सी कर लो चाहिए। क्या एक्स फाइनल? कौन सा? ये बता रहा है इस जगह कितनी होगी। कहां से क्या है? अगर इस जगह इतनी है तो इस जगह कितनी होगी? मैंने रेफरेंस दे दिया ना एक। ये मैंने क्या दे दिया? रेफरेंस की ओरिजिन पे -2 जूल मान के चलना है तुम्हें। तो बताओ यहां पर कितनी होगी? तभी तो मैंने लिखाया था कि हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें रेफरेंस पता ना हो। क्वेश्चन में हमें रेफरेंस गिवन होगा, उसका यूज करना है, ठीक है? उल्टा, उल्टा मतलब क्या? जब पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो और हमें फोर्स निकालना हो तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे?
फाइंडिंग फोर्स व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, लिखो फाइंडिंग फोर्स व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन। फाइंडिंग फोर्स व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन। फाइंडिंग फोर्स व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन। उल्टा, उल्टा कैसे निकाल सकते, देखो अगर हमें x कंपोनेंट में फोर्स निकालना है तो हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल वाला, किसके साथ, x के साथ। y कंपोनेंट निकालना है तो माइनस का डेल u बाई डेल y, और z कंपोनेंट निकालना है तो माइनस का डेल u बाई डेल z। तो नेट फोर्स बोलो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ले लो जी। इस केस में हमें क्या गिवन है, u, u हमें गिवन है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। करो जल्दी से, एक क्वेश्चन करा देता हूं इस पे बेस, पहले तो इसको छाप लो। वहीं से देख, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी यू। इसको करेगा एफ डी एक्स, ये क्या आ जाएगा डी यू, तो एफ एक्स क्या माइनस डी यू, तो क्या आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। ऐसे एफ वाई डी वाई है डेल यू, यू तो पोटेंशियल एनर्जी है ना भाई साहब, ये वाला रहेगा एक्स तो है। अबे भाई मैथमेटिकली तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना एक्स के साथ, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे इस साइड में कैंसिल। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करो फिर इंटीग्रेशन करो, वापस वही आंसर आ जाएगा ना। अबे करेगा ना, वर्क डन लिखेगा तू, नहीं समझे क्या, समझ गए ना। या तुम तो ये याद रखो, तुम अंदर से कैसे आए मैथमेटिकली, उससे तुम्हें क्या करना है। क्लियर है क्या, क्वेश्चन करो, छाप लिया ना ये, जल्दी छापो। छाप लिया, लिखो फिर। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी है वो है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, बताओ फोर्स कितना लगेगा ये बताना है तुम्हें। एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब इज द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट फोर्स। कितना होगा बोलो फोर्स। हाँ पार्शियल है ये, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई और जेड को क्या मानेंगे कांस्टेंट। याद करो मैंने सिंबल यूज करा पार्शियल वाला। डिफरेंशिएशन कौन सा करेंगे, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड को क्या मानेंगे कांस्टेंट। तो मैं एफ एक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स। ओके हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो इसमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z को क्या मान लेंगे कांस्टेंट। तो बचा क्या हमारे पास, बचा क्या भाई साहब, ये माइनस तो बाहर है ना भाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x वाई जेड क्यूब। ये तो आ गया फोर्स का x कंपोनेंट। ऐसे ही y कंपोनेंट निकालेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर और z क्यूब क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, वो तो आ जाएंगे बाहर। बचा क्या हमारे पास y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। ऐसे ही z कंपोनेंट निकालेंगे तो x और ये दोनों क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन हमें सिर्फ किसका करना है z क्यूब का। तो z क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर। तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा बोलो, तुम कह दोगे सर फोर्स आ गया x कंपोनेंट क्या है माइनस 2x वाई जेड क्यूब आई कैप। y कंपोनेंट बोलो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप, और k कंपोनेंट क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप। खत्म।
नहीं समझे? किस किस का सही था? ओके, क्या गड़बड़ कर दी? एक क्वेश्चन और करो जल्दी से। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, जल्दी से निकाल दो। फोर्स निकाल दो जल्दी से। कहाँ पर माइनस है तो सही। हाँ, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी रहेगा ही, यहाँ रख तो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो भाई साहब। u इज इक्वल टू मैंने दे दिया एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, जल्दी से बताओ। ये वाला है, वही सेम ही है। माइनस क्या आ जाएगा भाई? एफ एक्स क्या आएगा इसका? किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई और जेड को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। वाई कांस्टेंट है तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन। तो वाई इंटू वन आ गया। वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई साहब? डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। अब इसमें x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। y का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? वन। तो x इंटू वन। जेड क्यूब तो कांस्टेंट था इसलिए इसका जीरो हो गया। जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y क्या होता है? कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। प्लस जेड स्क्वायर, जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? थ्री जेड स्क्वायर। माइनस तो वही सब में, तो क्या आ जाएगा बोलो? फोर्स माइनस वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप माइनस थ्री जेड स्क्वायर के कैप। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन लिखवाया था जिसमें तुम्हारा आई एक्स आई वाई और आई जेड सेम नहीं आया था, फिर मैंने कहा था ये कंजर्वेटिव है, बाद में बताऊंगा। ये एग्जाम्पल है उसका। यही कि उसमें जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, उसमें देखो इंटीग्रेशन करके देखो, पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आया इसका बताओ? पहले वाले का इंटीग्रेशन बोलो क्या है? एक्स वाई। दूसरे वाले का एक्स वाई। तीसरे वाले का ध्यान से क्या आ रहा है? जेड क्यूब। जब भी ऐसी टर्म आ जाए दो इक्वल हो जाए और तीसरे वाली टर्म इनसे इंडिपेंडेंट हो, तब भी वो कंजर्वेटिव हो सकता है। समझ में आया क्या? अगर इसमें x की टर्म होती ना तो फिर नहीं होता। अगर दो इंटीग्रेशन इक्वल आ जाए और तीसरा इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल इन दोनों x और y से कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता था इसका इंटीग्रेशन आ जाता, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एक्स जेड, इसका आ जाता लेट से एक्स जेड, और इसका आ जाता वाई क्यूब। ये भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। क्योंकि दो इंटीग्रेशन के आगे इक्वल, और तीसरी वाली है वो y वाला जो कंपोनेंट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? y, वो इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा, तब भी फोर्स कंजर्वेटिव हो जाता है। तब नहीं होता। समझ में आया कि नहीं यही बात चिंटूस? इस तरह से करते हैं। क्लियर है क्या? तो अब समझ में आया क्यों कंजर्वेटिव है? मैंने एक एग्जांपल लिखाया था, तुम्हें कहा था बाद में बताऊंगा कि इंटीग्रेशन तीनों के इक्वल नहीं है फिर भी ये कंजर्वेटिव फोर्स है। वो इसलिए है क्योंकि जब हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, तो जब पार्शियली इसका ले रहे थे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था? जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। तो जीरो किसी चीज में ऐड करेंगे तो वो दिख नहीं रहा था उसमें इफेक्ट जेड क्यूब का। अरे ये सोना चिंटोश, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है उसमें, इंडिपेंडेंट हो गए ना वो, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा वो वाली टर्म। खत्म। क्या हम पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल सकते हैं? क्या हम फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हैं? अरे माइनस तो फॉर्मूले में आ रहा जब हम उसमें निकाल रहे हैं, माइनस डेल्टा यू के इक्वल है वो, इसको तो अलग चीज बता रहे हैं। बोलो जी, नहीं समझे क्या? बोलो। अरे माइनस है तो इसमें भी तो है माइनस, फिर भी दोनों इक्वली तो हैं। क्लियर है क्या?
डन। छोटा सा टॉपिक रह गया इसमें, इक्विलिब्रियम को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे। सबसे काम की चीज़ तो इसके